आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं कुंदरकी विधानसभा के युवा विधायक ज़ियाउर रहमान वर्क। तो इसके पीछे कोई ना कोई रणनीति होगी, तो वो क्या रणनीति? सबसे बड़ी रणनीति देखिए यही आपने कहा उठाते हैं और ये आवाज़ उठाने से हमें कोई रोक नहीं सकता। इलेक्शन लड़ने का, लीडर बनने का एक मौका मिला। मैं वहाँ पर इलेक्शन लड़ा 2005-6 के अंदर। हिंदुस्तान के साथ साथ दूसरे मुल्कों में भी अल्लाह के करम से, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे मुल्कों में है, लेकिन दूसरे मुल्कों में भी काफ़ी अच्छी पहचान है। एक क्षेत्र का विकास होता है, एक लोगों का विकास होता है। जी भाई, क्या आपको नहीं लगता कि आपके दादा का राजनीति में होने से आपको कोई फ़ायदा मिला है? 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, अभी आपके दादा डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क लोकसभा सांसद हैं संभल से। तो जो 2024 में चुनाव होंगे उसमें आप ही के परिवार का कोई चेहरा होगा या फिर कोई बाहरी व्यक्ति होगा। आजम खान साहब पार्टी छोड़ते हैं, अपना दल बनाते हैं या फिर किसी और दल में जाते हैं, तो आप समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे या फिर आजम खान साहब के साथ जाएंगे? मेरा नाम है रैयान अल हसीन, आप देख रहे हैं द युवा पेशकश। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं कुंदरकी विधानसभा के युवा विधायक ज़ियाउर रहमान वर्क। आपको बता दें कि ज़ियाउर रहमान वर्क मुरादाबाद ज़िले के सबसे युवा विधायक हैं। आज हम इनसे बातचीत करने के बाद जानेंगे इनके यहाँ तक के सफ़र के बारे में, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनके कार्यकाल में कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र किस तरह तरक्की करेगा। जी हाँ भाई, आपका सबसे पहले हमारे चैनल पर बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। जय भाई, माशाल्लाह आप 43,000 वोटों के बड़े अंतर से चुनाव जीते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन जब आपका टिकट हुआ और जो कुंदरकी विधानसभा के सिटिंग एमएलए थे हाजी मोहम्मद रिजवान साहब, उनका टिकट समाजवादी पार्टी से कटा और आपका हुआ। उसके बाद उनका बसपा से टिकट हुआ, तब आपको ये लगा था कि वोटों का बंटवारा होगा, ध्रुवीकरण हो सकता है और आप चुनाव हार भी सकते हैं? अल्लाह के करम से मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वोटों का ध्रुवीकरण होगा और मैं चुनाव हार सकता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद थी, जब से टिकट मिला था मुझे तब से पूरा यकीन था कि इंशाल्लाह कुंदरकी विधानसभा की सम्मानित आवाम जो है मुझे खाली जिताने का ही काम नहीं करेगी, बल्कि इंशाल्लाह ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम करेगी। और जो उम्मीद थी मुझे जितने वोटों से जीतने की, अल्हम्दुलिल्लाह उससे अच्छे वोटों से मुझे कामयाबी मिली है। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा कि उनके टिकट लेने से, जो पहले विधायक थे वो टिकट लेकर आएंगे तो वोटों के ध्रुवीकरण से मेरे साथ कोई हार का सामना मुझे करना पड़ सकता है। जी हाँ भाई, लेकिन आप जब आपके अंदर जब इतना कॉन्फिडेंस था, तो इसके पीछे कोई ना कोई रणनीति होगी, तो वो क्या रणनीति? सबसे बड़ी रणनीति देखिए यही आपने कहा, जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस की वजह से सबसे पहली चीज़ ये है कि कुंदरकी विधानसभा के लोगों पर मैं सबसे ज़्यादा इत्मीनान और यकीन इस वजह से और करता हूँ कि दादा मोहतरम शफीकुर रहमान वर्क साहब 7 इलेक्शन वहाँ से लोकसभा का इलेक्शन लड़ चुके, संभल लोकसभा से, मुरादाबाद लोकसभा से, जिसमें 5 लोकसभा का इलेक्शन जीते। लेकिन इत्तेफाक ये रहा कि कुंदरकी विधानसभा जब मुरादाबाद से लोकसभा से चुनाव लड़े तो तब भी उसके अंदर शामिल थे, और संभल लोकसभा से लड़े तो अभी भी उसके अंदर शामिल है। वहाँ की आवाम ने जो वोट, ऐतिहासिक वोट, उन्होंने वहाँ पर कोई भी प्रत्याशी अगर लोकसभा का, अगर यहाँ तक कि कुंदरकी से भी अगर लोकसभा का या कहीं से भी मुरादाबाद ज़िले से लड़ा, तो उन्होंने उन पर भरोसा नहीं करा, बल्कि वर्क साहब पर उन्होंने यकीन करा। और यकीन की भी वजह होती है, यकीन 1-2 दिन के अंदर नहीं बनता। तो उसी उम्मीद के साथ मुझे ये उम्मीद थी कि जिस तरह से वर्क साहब पे लोग वहाँ के यकीन करते हैं, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह करीब 10 साल से दादा मोहतरम की सांसद जी की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। मैं सांसद प्रतिनिधि होने के नाते कर रहा था, तो इसलिए मुझे यकीन था कि जिस तरह से उन्होंने कोई शिकायत का, भ्रष्टाचार का कोई मौका उनके ऊपर नहीं लगा, वैसे ही मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठी है। इसलिए, और फिर एक मैं युवा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मुझे मेरे साथ जो युवा जुड़े थे और उन लोगों को युवा होने के नाते ज़्यादा उम्मीद थी कि एक इस क्षेत्र का जब युवा विधायक बनेगा तो क्षेत्र के अंदर विकास भी होंगे, पार्टी बंदी भी दूर होगी, और वो अपने मसाइल को जो है बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के मुझसे अपने मसाइल को रख सकते हैं। 2 वजह ये थी, और एक वजह और जो ख़ास थी कि मैं जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहा था, माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी से, उस पार्टी का हमारे संभल मुराद ज़िला या पूरे मंडल के अंदर एक लोग खाली यकीन नहीं करते, बल्कि समाजवादी पार्टी से दिल का रिश्ता रखते हैं। इन 3 वजहों की से मुझे इस बात का यकीन था कि मैं कुंदरकी विधानसभा पर इंशाल्लाह जो जीतूंगा वो ऐतिहासिक वोटों से मैं कुंदरकी विधानसभा का इलेक्शन जीतूंगा। जी भाई, आजकल जो दौर चल रहा है वो काफ़ी नफ़रतों का है, तो आप इसे किस तरह से हैंडल करेंगे और आप ऐसा क्या करेंगे जो ये दूरियां ख़त्म हों और मोहब्बत का दौर स्टार्ट हो सके? देखिए, जो इस टाइम दौर है वो बहुत अफसोस की बात है कि आज आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके की राजनीति हो रही है, ये हकीकत है कि लोगों को राजनीति के अंदर ऐसे नुमाइंदे, विधायक, सांसद होने चाहिए जिनसे कि मिसाल कायम हो, और लोग उनकी मिसाल दे करके कहें कि ऐसा आदमी, अपने बच्चों से माँ बाप कहें कि तुम्हें इस तरह से अपना बनना है। लेकिन अफसोस की बात है, राजनीति के अंदर आज
जहाँ अच्छे लोगों की बहुत कमी है, वहीं ख़राब लोगों की भरपाई अंदर बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर है। फिर सोने पे सुहागा भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने अपनी रोज़ी रोटी, अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए आपस में जो नफरती राजनीति करी है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और जो वो आज चाहे बुलडोज़र से जो तोड़ने का काम कर रहे हैं, बुलडोज़र से वो दुकान या घर नहीं तोड़ रहे बल्कि देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और उनकी इस राजनीति से देश का लोकतंत्र जो है वो टूट रहा है। जो विदेशों के अंदर जो हिंदुस्तान की एक प्यारी एक तस्वीर थी, जो छवि थी, हिंदू मुस्लिम सब लोग एक साथ होकर के रहते थे, उसको तोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग कर रहे हैं। मैं इनकी सख्त अल्फाज के अंदर मजम्मत करता हूँ इस चीज़ के लिए और अफसोस जाहिर करता हूँ कि इन लोगों को सबक हासिल करना चाहिए। सिर्फ अपनी अगर राजनीति रोटियाँ सेकने के लिए अगर ये इस टाइप के अगर ये घिनौने काम करेंगे तो आने वाले वक्त के अंदर ना तो हिंदुस्तान की जनता इनको माफ़ करेगी, ना हिंदुस्तान माफ़ करेगा। इसलिए वक्त को इन्हें ये सोचना चाहिए कि अपने मफाद की खातिर अगर देश को तोड़ दें और अपने मफाद को हासिल कर लें तो मैं समझता हूँ ये सबसे गिरी हुई बात होगी। अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश को विकसित करने के लिए अपने मफाद को अलग रखना पड़ेगा और ये तभी होगा जब ये एक साथ मिल करके काम करें। मान लीजिए एक बॉडी है, एक जिस्म है, अगर जिस्म का हिस्से का अगर एक राइट साइड में, एक हाथ में या लेग में अगर पैरालिसिस हो जाए तो जिस तरह से वो पूरी बॉडी स्वस्थ नहीं हो सकती, उसी तरह से देश के जो मुसलमान एक इतनी बड़ी तादाद के अंदर करीब 40 करोड़ के आसपास की आबादी मुसलमानों की है, इतने बड़े आबादी को आप नज़रअंदाज करके देश के विकास करने की बात करोगे, ये तो सिर्फ मजाक होगा और इससे देश विकास नहीं होने का है। आप अपनी सिर्फ और सिर्फ दूसरे पूरी दुनिया के अंदर अपना आप मजाक उड़वा रहे हो और हिंदुस्तान का जो है उसके आप एक बहुत गलत तस्वीर पेश कर रहे हो। मैं इसकी सख्त अल्फाज में मुखालफत करता हूँ। मेरी कोशिश ये है कि हाँ, जिस तरह से बर्क साहब के ऊपर दादा मोहतरम कौम की के लिए आवाज़ उठाते हैं और मैं समझता हूँ अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाने का से कोई कहीं तक कुछ गलत नहीं है, लेकिन बर्क साहब और हम सब काम सबके करते हैं, चाहे मुसलमान समाज के लोग हों या हिंदू समाज के लोग हों, लेकिन जहाँ हमारी कौम के साथ में कोई ज़्यादती होती है, कोई बात होती है तो हम उनके लिए आवाज़ उठाते हैं और ये आवाज़ उठाने से हमें कोई रोक नहीं सकता है। जी भाई, अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं, इतना पीछे कि जब आप बच्चे थे, आपकी शुरुआती पढ़ाई कहाँ हुई और आपका बचपन कैसे बीता? मैंने भाई करीब 4th क्लास तक तो मैंने यहीं से तालीम हासिल की थी, संभल से। उसके बाद अल्लाह करम से मैं करीब 5th क्लास से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुझे तालीम हासिल करने का मुझे मौका मिला, जो मुझे मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि मुझे ऐसे दायरे में तालीम का मौका मिला कि जहाँ पर तालीम ही नहीं तरबियत भी मिलती है। और वहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने के बाद उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने के अंदर लोग अच्छे अच्छे पदों पर, मुकाम पर पहुँचे हुए हैं। और मुझे फिर इस एक खुशी और हुई जहाँ मैं वहाँ पे मैंने तालीम और तरबियत मिली, वहाँ मुझे इलेक्शन लड़ने का, लीडर बनने का एक मौका मिला। मैं वहाँ पर इलेक्शन लड़ा 2005-06 के अंदर, कैबिनेट रहा, एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी राजनीति की शुरुआत वहाँ से हुई थी, लेकिन वो स्टूडेंट की राजनीति थी। स्टूडेंट की राजनीति में और वैसी राजनीति के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क होता है। बाकी मैंने फिर BA किया था, मैंने BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस से AMU से किया। उसके बाद मैंने लॉ किया था ग्रेटर नोएडा लॉयड कॉलेज से। फिर करने के बाद में करीब मैं 2010-11 से सक्रिय राजनीति के अंदर उतरा था और फिर उसके बाद से मैं लगातार अपनी संभल विधानसभा की और पूरे संभल लोकसभा की खिदमत को अंजाम दे रहा था। और अल्लाह का करम है, मुझे इस बात की खुशी है कि बल्कि मैं समझता हूँ मैं खुशनसीब हूँ, मुझे कुंदर की विधानसभा के बहुत अच्छे लोग, अच्छी आवाम, अच्छी जनता मिली जिसने मुझे खिदमत करने का मुझे मौका दिया है। जी भाई, आपका आइडियल कौन है और आप उससे किस तरह से प्रभावित हैं? भाई मेरे आइडियल सबसे मेरे दादा मोहतरम डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब हैं और मैं उनसे प्रभावित हूँ, उनकी राजनीति से, उनके जो दुनियावी उनके उसूल हैं। वो आज उनकी उम्र 93 साल की है और करीब 70 साल से राजनीति के अंदर, सक्रिय राजनीति के अंदर हैं। और 70 साल की सक्रिय राजनीति के अंदर 5 बार वो माशाल्लाह 5वीं बार सांसद हैं, 4 बार विधायक रह चुके, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज भी उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का कोई या क्राइम का कोई केस नहीं है। उन्होंने बर्क साहब की पहचान सिर्फ अपनी लोकसभा क्षेत्र संभल मुरादाबाद के अंदर ही नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान के साथ साथ दूसरे मुल्कों में भी अल्लाह के करम से, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे मुल्कों में है, लेकिन दूसरे मुल्कों में भी काफ़ी अच्छी पहचान है, जो कि लोग उनका दिल से लोग, एक होता है नेता को
कि लोग सामने अच्छाई करेंगे लेकिन पीछे बुरा भला कहेंगे। बर्क साहब की जो मैं प्रभावित हूँ, ख़ास बात यह है कि लोग जहाँ उनके सामने अच्छा कहते हैं, पीछे भी अच्छा कहते हैं। अगर कोई आदमी उनको बर्क साहब को वोट नहीं देता तो लेकिन कम से कम उनको गलत शब्द इस्तेमाल करने का नहीं करता। तो इसलिए उनकी जो पॉलिसी है, आज दुनिया के अंदर रहते हुए जहाँ वो राजनीति से जुड़े हैं, और राजनीति में एक आप भी समझ सकते हो भाई कि एक एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देश की सबसे बड़ी पंचायत के मेंबर होने के नाते जितनी मसरूफियात और शेड्यूल जितना बिजी होता है, उसके बाद में भी वो अपने राजनीति को, अपने क्षेत्र को भी रखाते हैं और उसके अलावा अपने इस्लाम मज़हब को, अपने ईमान को भी अलग नहीं करते। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, चाहे रात के 1-2 बजे सोएं, 3 सवा 3 बजे उठ करके तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगे, इबादत करेंगे, फजर की नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर थोड़ी देर के लिए फिर सोते हैं और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखते हैं। तो ये सबसे ख़ास बात है कि इतना शेड्यूल बिज़ी होने के बाद में भी ना तो उन्होंने अपने लोगों को नज़रअंदाज किया, ना अपने परिवार को नज़रअंदाज किया और ना ही अपने दीन को नज़रअंदाज किया। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं उनके नक्शे कदम पर चलते हुए और उसी राजनीति पे चलूं और उनका नाम रोशन कर सकूं और उनके नाम को ज़िंदा रख सकूं आने वाले वक्त के अंदर, कि लोग ये कह सकें कि जिस तरह से बर्क साहब ने राजनीति की है, शायद मैं जिस मुकाम तक बर्क साहब पहुँचे हैं मैं वहाँ तक तो नहीं पहुँच सकता, लेकिन इंशाल्लाह ये कोशिश करूँगा कि उनकी तरह राजनीति कर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा उनके रास्ते पे चल करके उनके अगर आप पास तक नहीं पहुँचो तो उनके ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उनके करीब पहुँच सकूँ। जी भाई, ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, जो आप आगे ज़िंदगी में लेकर चलने वाले हैं? जो आपके दादा हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क, उनसे आपने ऐसी कौन सी 3 चीज़ें सीखी हैं जो आप आगे भी ज़िंदगी में उन्हें अपनाएंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे, या जो भी आप करना चाहते हैं वो करेंगे? सबसे चीज़ ये है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि मैं जिस तरह से मैंने एक ये मिसाल दी कि मैं कोशिश ये करूँगा और अल्लाह से मैं दुआ भी करूँगा कि अल्लाह मुझे सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं जहाँ अपनी कौम की खिदमत करूँ, अपनी जनता की, आवाम की, राजनीति में रह कर के विकास, अपने क्षेत्र का विकास करूँ, अपने लोगों का विकास करूँ, उसके साथ साथ मैं ये कोशिश रहेगी कि मैं अपने दीन से, ईमान से हट कर कोई ऐसा काम नहीं करूँ जिससे कि मेरे ईमान पर कोई आँच आए, और मैं पूरे अपने परिवार को भी साथ में लेकर के चलूँ। फिर दूसरी चीज़ मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ में, जिस तरह से बर्क साहब ने खदमात को अंजाम दिया है, कि आने वाले वक्त के अंदर मेरे ऊपर भी जिस तरह से बर्क साहब के ऊपर उंगली नहीं उठी, मेरे ऊपर भी कोई उंगली नहीं उठ सके कि मैंने कहीं कोई भ्रष्टाचार किया। और मैंने अपने चुनाव के अंदर भी ये वादा किया है ये कि अगर आप लोग इंशाल्लाह मुझे जिस तरह से नुमाइंदा बनाने जा रहे हैं, जब तक भी मुझे अल्लाह के हुक्म से मुझे खिदमत का मौका मिलेगा अपने लोगों करने का, लोग मेरे पास उंगली नहीं उठा पाएंगे कि मैं किस तरह भ्रष्टाचार कोई अपना वो करता हूँ। तीसरी चीज़ मेरी ये रहेगी कि अगर मुझे लोगों ने जिस उम्मीद के साथ में मुझे अपना नुमाइंदा बनाया है, तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने सबसे पहले लोगों के विकास के लिए, एक तरफ मैं विकास की बात करूँ क्षेत्र की। देखिए, विकास 2 तरीके होता है, एक क्षेत्र का विकास होता है, एक लोगों का विकास होता है। क्षेत्र का विकास तो मैंने पहले नंबर पर कहा, प्रायोरिटी पे मैं कराऊँगा ही। जो भी सड़कें हैं या कहीं कोई नाले का, स्कूल का मसला है, स्कूल में कहीं कोई ज़रूरत है किसी चीज़ की, शासन से कुछ हो सकता है तो मैं पूरा प्रयास करूँगा। कहीं हॉस्पिटल के लिए कहीं कोई सुविधाएं कम हैं, उन्हें पूरा कराने के लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा। लेकिन लोगों का विकास उस तरह से होगा जब मेरा ये प्रयास हो कि उनके आपस की जो पार्टी बंदी है, हर गाँव में होती है, और कोई ये नई या ताज्जुब की बात नहीं है। मैं पार्टी बंदी को अगर ख़त्म नहीं करा पाया तो कोशिश करूँगा उस पार्टी बंदी को कम से कम करूँ, जिससे कि वो लोग आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं कर करके अपना पैसा थाने कचहरियों के अंदर नहीं खर्च करें, बल्कि जो पैसा थाने कचहरी के अंदर खर्च होता है उस पैसे को वो अपने बच्चों की तालीम में लगाएं, अपने बच्चों के रोज़गार पर लगाएं, अपने परिवार के स्वास्थ्य पर लगाएं और अपनी तरक्की के लिए लगाएं। और मुझे अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि पिछले, अगर आप 2021 से लेकर के अब 2022 का आप इतिहास उठाओगे, जबकि सरकार बीजेपी की तब भी थी 2021 में और अब भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ तब में और अब में कुनर की विधानसभा के अंदर क्राइम के अंदर काफ़ी, क्राइम से मसला है कि पार्टी बंदी के अंदर काफ़ी कमी आई है। आप चाहें तो ऑन रिकॉर्ड भी इसको देख सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह उस पर पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करूँगा कि लोग ईमानदारी के साथ में आपस में लड़ाई झगड़े ख़त्म कर करके अपने बच्चों की तालीम पर और अपने बच्चों के रोज़गार पर ध्यान दें। आपको बता दें कि एमएलए ज़ियाउर रहमान वर्क के दादा डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क किसी भी पहचान के मोहताज नहीं हैं। हिंदुस्तान के एक कद्दावर मुस्लिम नेता और समाजवादी पार्टी के संभल लोकसभा से सांसद के रूप में ये पूरे देश में जाने जाते हैं। जी हाँ भाई, क्या आपको नहीं लगता कि आपके दादा का राजनीति में होने से आपको कोई फ़ायदा मिला है?
हाँ, बिल्कुल मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा मिला है। जो राजनीति के अंदर लोगों को अपनी पहचान बनाने की ज़रूरत पड़ती है, वो मुझे अल्लाह करम से अपने दादा मोहतरम बख्श साहब के ज़रिए से पहचान मिली। जो आदमी को कोशिश मशक्क़त करनी पड़ती है, मुझे बहुत लोगों के अंदर भी हमदर्दी, जो दादाजी ने काम करा है, जो उन्होंने अपनी खेती लगाई थी, वो मुझे रखाने का मौका मुझे मिला उनके ज़रिए से। और जनता से लेकर के पार्टी ने तब भी मैं दादा मोहतरम का ही मेरे ऊपर बहुत बड़ा हाथ रहा है। और मुझे इसका बहुत बड़ा वो है, आने वाले वक्त में मैं ऐसा काम करूँगा कि मैं जो दादा मोहतरम के मुझे की सरपरस्ती में मुझे काम मिला है, कि आने वाले वक्त में मैं उसको मैं खुद अंजाम दे सकूँ, मैं अपनी एक अल्लाह के करम से अपनी पहचान बनाऊँ। यानी आप जो है, कुछ होते हैं लीडर जिनके जब उन्हें सरपरस्ती में जब उन्हें उनके बड़ों की कोई चीज़ मिलती है तो वो उसे तबाह कर देती हैं, तो आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे? इंशाल्लाह भाई देखिए, मेरी सोच और ख्वाहिश ये है, अगर मेरा मकसद ये होता सिर्फ एक बार विधायक बन करके अपने क्या बोलते हैं गुरूर और तकव्वुर में रह करके वो करना होता, तो ज़रूर तो मैं भी दूसरों की तरह इस चीज़ को बर्बाद कर देता। लेकिन मैं सबसे पहले एक छोटी सी मिसाल इस चीज़ की दे सकता हूँ कि मेरे पास में ये विधायक मैं भले ही पहली बार बना हूँ, लेकिन पहली बार विधायक ज़रूर बना हूँ, लेकिन अल्लाह के करम से करीब मैंने आपको बताया था 10 साल से मैं दादा मोहतरम बख्श साहब के सांसद होने की, मैं उनका एज ए प्रतिनिधि होकर के काम कर रहा हूँ। और एक सांसद का प्रतिनिधि होने का भी एक अलग मुकाम होता है, और वो भी ऐसे सांसद का जिनका पहचान पूरे देश के साथ साथ दूसरे देशों में भी है। तो मैं दादा मोहतरम का मैं प्रतिनिधि रहा हूँ, लेकिन मैंने उसी ईमानदारी के साथ काम किया है जिस तरह से बख्श साहब ने किया है। और अगर मेरे अगर भटकने होते तो पिछले 10 साल में मैं भटक चुका होता। जो मेरी उम्र भी कम थी जिसमें मुझे भटकने का और इतनी सूझबूझ नहीं थी, उस टाइम जब मैं नहीं भटका, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आने वाले वक्त के अंदर कोई ऐसा मौका नहीं आएगा कि जिससे मैं रास्ते से भटक करके राजनीति को ख़त्म करने के वो करूं। बल्कि मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस जो बख्श साहब के लगाया हुआ जो पौधा है, आज पेड़ की शक्ल है, इसको मैं रखा करके आगे को इतनी मेहनत करूं कि लोग इंशाल्लाह इस चीज़ को कह सकें कि हाँ, बख्श साहब की जो एक विरासत है उसको ज़िया उर रहमान ने बहुत अच्छी तरह से बरकरार रखा है। जी हाँ भाई, जैसे एक इंसान के लिए रोटी, कपड़ा और मकान ज़रूरी है, वैसे ही एक चीज़ और ज़रूरी है, और वो है एजुकेशन। एजुकेशन के मामले में अगर हम अपने क्षेत्र को देखें तो एएमयू, जामिया, डीयू जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी हमारे कुंदरकी क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे मुरादाबाद मंडल में नहीं है। अगर किसी को सही से एजुकेशन लेनी होती है तो वो बाहर जाता है, जैसे आप भी एएमयू से पढ़ कर आए हैं, तो आप ऐसा कुछ करेंगे जो उस लेवल की एजुकेशन यहीं हमारे क्षेत्र में मिल जाए? देखिए भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ, जैसे आपने कहा कि पूरे अभी मुरादाबाद उसमें नहीं है कोई यूनिवर्सिटी। मुराद ज़िले में, मुराद ज़िले के अंदर जो एक यूनिवर्सिटी आपने सुना हो, टीएमयू नाम है यूनिवर्सिटी का, भले ही वो जैन साहब के परिवार से उन्होंने किया है प्रयास, लेकिन उनकी यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने के लिए, उनको मान्यता दिलाने के लिए जो बख्श साहब ने जो अपनी ईमानदारी के साथ में जो मेहनत कर उनको रिकॉग्निशन उनको दिलवाई है, इस चीज़ के वो गवाह वो खुद भी हैं। तो और वो तो मैंने एक मिसाल दी उनकी। इसके अलावा कहीं भी कोई, जैसे मुस्लिम डिग्री कॉलेज है मुरादाबाद के अंदर, जब बख्श साहब सांसद बने थे तो सबसे पहले उसके लिए कुछ परेशानी आ रही थी, रुकावट आ रही थी वहाँ पर उसके निर्माण में। तो सबसे पहला काम, आप इस चीज़ में मैंने जो कहा उसको आप मालूम करके देखिएगा, सबसे पहला काम उन्होंने उसको काम को बनवाने के, शपथ लेने से पहले उसका काम को बनवाने का किया था उन्होंने। और कई जहाँ भी कोई आदमी अगर कॉलेज का, चाहे संबल हो, कुंदरकी, मुरादाबाद, कहीं का भी अगर कोई एजुकेशन से लेकर के बख्श साहब के पास में अपना मसला लेकर के पहुँचा है, तो बख्श साहब ने, जैसे अभी एक कायनात हमारे यहाँ पे है, उसको स्टार्टिंग में हमारे रिलेटिव हैं उन्होंने शुरू किया था, उसको बख्श साहब ने कोशिश करके उसको लगाया, और आज +2 की CBSE से 10-12 की मान्यता भी एफिलिएशन कोशिश करके करवाई। फॉर्मेलिटीज़ तो पूरा करने का काम उनका है, लेकिन जहाँ बख्श साहब की मदद की ज़रूरत पड़ी उन्होंने बखूबी अंजाम दिया। और ऐसी एक नहीं, 10 मिसाल हैं। तो जहाँ भी अगर कोई हमारे पास में अपने एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, अपने स्कूल कॉलेज की तरक्की के लिए हमारे पास में आता है, जहाँ भी किसी अधिकारी से मुताल्लिक कोई अगर मसला उनका ज़िला मुरादाबाद, संबल, लखनऊ या दिल्ली में कहीं अगर कोई मामला अटकता है, तो इंशाल्लाह दादा मोहतरम और हम लोग जो है उसको बखूबी कोशिश करेंगे कि वो क्षेत्र के अंदर बच्चों की तालीम के लिए, बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे मुस्तकबिल के लिए, हम कॉलेज वगैरह के लिए जो भी मदद हो सकती है हम करें। हम खुद अभी ऐसा तो नहीं कर सकते हम अभी इस उसमें कि हम अपनी खुद यूनिवर्सिटी अपनी प्राइवेट बनवा दें, लेकिन इंशाल्लाह जब विधानसभा होगी तो मैं उसमें पूरी कोशिश करूँगा और ये सवाल उठाऊँगा कि हमारे क्षेत्र के अंदर
एक सरकारी यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए, जिससे कि यहाँ के लोगों को कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ सके। जी भाई, जैसे आपने टीएमयू का नाम लिया, तो टीएमयू जैसी जगह पर काफ़ी खर्चा होता है जो एक नॉर्मल परिवार नहीं उठा पाएगा। एएमयू या जामिया जैसी जगह पर खर्चा कम होता है टीएमयू के मुकाबले। तो ये फाइनेंस जो है ये कैसे मैनेज हो पाएगा? अगर मैंने अभी वही कहा, इंशाल्लाह मैं कोशिश ये करूँगा कि मैंने जैसे अभी आपसे अभी कहा था इससे पिछले क्वेश्चन के अंदर, कि मैं पूरा प्रयास करूँगा और ये विधानसभा के अंदर भी क्वेश्चन उठाऊँगा, मांग रखूँगा कि हमारे क्षेत्र के अंदर कुंदर की विधानसभा में मुरादाबाद ज़िले के अंदर एक यूनिवर्सिटी बने, जिससे कि यहाँ के जो नौजवान, यहाँ के कोई बच्चा है, नौजवान साथी है, तो उनको बाहर, हमारी बहन है, उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, वो अपने यहीं क्षेत्र में रह करके एजुकेशन हासिल कर सकें। जी भाई, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आप क्या करने वाले हैं इस कुंदर की क्षेत्र में? भाई हकीकत तो ये है, देखिए ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब सरकार में और विपक्ष में फ़र्क हो जाता है। सरकार होती तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सोच रखी थी अपने क्षेत्र के अंदर स्वास्थ्य के उसके लिए आगे बढ़ाने के लिए, हॉस्पिटल खुलवाने के लिए, बाकी जो हॉस्पिटल में जो सुविधाएं नहीं हैं उन सुविधाओं को दिलवाने के लिए। अगर सरकार होती तो मैं बहुत काम करता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर मैं विपक्ष में हूँ तो कि मैं कुछ काम नहीं कर सकता। अगर ऐसे मैं पहले ही सोच लूँगा कि मैं कुछ काम नहीं कर सकता विपक्ष में रह करके, तो इसका मतलब ये है कि मैं पहले ही हिम्मत हार गया। सब पक्ष में रह कर ज़्यादा काम कर सकता था, लेकिन विपक्ष में रह के भी काम करूँगा। और मेरा मकसद ये होगा कि मैं अपनी विधानसभा के लिए जब भी ज़रूरत पड़ेगी आवाज़ उठाऊँगा, प्रयास करूँगा। जाने की ज़रूरत पड़ेगी किसी विभाग के अधिकारी से जाकर के मिलूँगा, कहीं ज़रूरत पड़ेगी मंत्री से, भले ही वो सरकार के बीजेपी के मंत्री हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी, चाहे किसी मंत्री से मिलने की ज़रूरत पड़ेगी, स्वास्थ्य मंत्री से या मुख्यमंत्री से, तो मैं इसमें परहेज़ नहीं करूँगा। अपने जनता के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए जाऊँगा। जहाँ कहीं हॉस्पिटल कहीं खुल सकता है, प्रयास करूँगा जिस जगह नहीं है वहाँ पे कहीं दूसरा सरकारी हॉस्पिटल बने। और जो हॉस्पिटल हैं जहाँ पे सुविधाएं पूर्ण नहीं है, तो वहाँ पे वो प्रयास करूँगा कि वो सुविधाएं पूरी तरह से उस हॉस्पिटल में आ सकें, जिससे कि उन लोगों को, जो गरीब आवाम, एक मालदार व्यक्ति तो अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करा सकता है, लेकिन गरीब व्यक्ति वहाँ पर नहीं करा सकता। इसलिए प्रयास ये करूँगा कि उनको वो इलाज उस सरकारी उस पर मिल जाए जो प्राइवेट के अंदर जा कर के दूसरे लोग कराते हैं। जी भाई, हमारे कुंदर की क्षेत्र में एक डिंगरपुर मार्ग है, वो रास्ता बहुत ख़राब है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ख़राब कई गांवों के रास्ते हैं। मैं आपको बताऊं, एक रास्ता है सिहोरा बाजे से खबड़िया के बीच में। वहाँ की जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा बरसात में तो वहाँ पर पानी भी आ जाता है, और वहाँ बीच में एक स्कूल भी पड़ता है। स्कूल में जाने वाले बच्चों को भी परेशानी होती है, और जो आम रहबर हैं, जो वहाँ के आम नागरिक हैं, उन्हें भी काफ़ी परेशानी पड़ती है। तो आप ऐसे गाँव के लिए, उस रास्ते के लिए क्या करेंगे? मैं देखिए अभी आपको बताता हूँ, अभी फ़िलहाल जो PWD माननीय मंत्री जी के लिए मैंने अपने क्षेत्र की, खासतौर पूरी कुंदर की विधानसभा की काफ़ी सारी सड़कें कार्य योजना के अंदर भेजी हैं उन्हें सम्मिलित करने के लिए। और उसमें एक डिंगरपुर से लेकर के कुंदर की जो KDR मार्ग कहलाता है, इसको भी भेजा है। और पूरे क्षेत्र की कम से कम, कुछ नहीं, कम से कम 50 सड़कें भेजी हैं मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र की। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो 50 की 50 सड़कें मंजूर हो जाएंगी, लेकिन मैं जहाँ करके उसमें प्रयास करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सड़कें मेरे क्षेत्र की मंजूर हों और वहाँ पर काम हो, लोगों की जो जनहित की जो समस्या है उसको दूर करा सकूँ। इसके अलावा मेरी जो निधि होगी उससे मैं प्रयास करूँगा जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर उसका क्षेत्र के वहाँ पर विकास करा सकूँ। ज़िला पंचायत में भी मैंने आवाज़ उठाई है कि माननीय सांसद जी ने भी जैसे पहले प्रस्ताव दिए थे, अब मैं भी अपनी विधानसभा के प्रस्ताव वहाँ ज़िला पंचायत में दूंगा, जिससे कि अपने मेरी विधानसभा में, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि किसी तरह से कोई विधानसभा के अंदर काम होने से छूटे नहीं, चाहे वो ज़िला पंचायत का हो, चाहे विधायक निधि से हो, या माननीय सांसद जी की निधि से हो, या चाहे प्रदेश की PWD के उससे हो, या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से हो, या ज़िला योजना के अंदर हो। मैं पूरी तरह से सक्रिय रह करके हर जगह रोडों के प्रस्ताव भेजूंगा भी, और प्रयास कर करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र के अंदर विकास लाने का काम करूंगा। जी भाई, जैसे आप सरकार में नहीं हैं तो आपने बहुत सारे काम गिनाए हैं, तो अगर आपको किसी बीजेपी के मंत्री के पास भी जाना पड़ता है तो आप अपनी ईगो को साइड में रख के उसके पास जाएंगे? बिल्कुल। मैं देखिए मेरा अगर कोई ज़ाती काम होता, मेरा अपना कोई मस्त पर्सनल काम होता, हो सकता है तो मैं जाने में परहेज़ करता, लेकिन जनता के काम के लिए, कोई भी जनता का काम होगा, मुझे अगर बीजेपी के चाहे मंत्री या मुख्यमंत्री जी के पास में अगर जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं परहेज़ नहीं करूँगा। बेतकल्लुफ़ होकर के अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने जनता के काम के लिए जाऊँगा और काम कराने का प्रयास करूँगा।
जी भाई, 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, अभी आपके दादा डॉक्टर शफीकुर रहमान पर लोकसभा सांसद हैं संभल से। तो जो 2024 में चुनाव होंगे उसमें आप ही के परिवार का कोई चेहरा होगा या फिर कोई बाहरी व्यक्ति होगा? देखिए, चुनाव के अंदर तो अभी काफ़ी वक्त है और अल्हम्दुलिल्लाह दादा मोहतरम बख्श साहब जो है, जैसे भली उम्र 93 ईयर्स है लेकिन अभी भी राजनीति के अंदर पूरी तरह सक्रिय हैं। तो आने वाले वक्त के अंदर, अभी लंबा वक्त है लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर सांसद जी डॉक्टर शफीकुर रहमान बख्श साहब भी इस लोकसभा से फिर से नुमाइंदगी यहाँ से कर करके लोगों की खिदमत करने का अंजाम देंगे 2024 के अंदर भी। जी भाई, अभी एक काफ़ी घमासान चल रहा है समाजवादी पार्टी के अंदर। जो आजम खान साहब हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, रामपुर से सांसद थे, अभी उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो अब जो रामपुर में लोकसभा चुनाव होने हैं, तो उसमें समाजवादी पार्टी आजम खान साहब के घराने से ही कोई प्रत्याशी उतारेगी या फिर कोई बाहरी होगा वहाँ पर? भाई, मैं अभी इस चीज़ में खुद ये नहीं कह सकता क्योंकि ये डिसीज़न मुझको नहीं लेना है। ये डिसीज़न लेना है माननीय अखिलेश यादव जी को लेना है, पार्टी हाईकमान को लेना है कि वो वहाँ से किसको अपना लोकसभा का उपचुनाव के अंदर प्रत्याशी तय करेंगे। इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अगर ये डिसीज़न माननीय अखिलेश यादव जी को लेना है कि वो वहाँ से माननीय आज़म खान साहब के परिवार से किसी को टिकट देंगे या किसी दूसरे को प्रत्याशी बनाएंगे, मैं इसमें कुछ नहीं अभी नहीं कह सकता जब तक है कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से कोई फैसला नहीं आ जाता है। जी भाई, चलिए आपके ऊपर ही एक फ़ैसला देख लेते हैं। आजम खान साहब जो हैं वो काफ़ी, उनके घर से जो बगावत के सुर अब्दुल्ला आजम खान साहब भी ट्वीट के ज़रिए, और जो उनके मीडिया प्रभारी हैं फसाहत अली खान सानू, वो भी काफ़ी बातें मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं। तो अगर आजम खान साहब पार्टी छोड़ते हैं, अपना दल बनाते हैं या फिर किसी और दल में जाते हैं, तो आप समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे या फिर आजम खान साहब के साथ जाएंगे? देखिए, ऐसे मैं समझता हूँ जो ये अभी तक क्वेश्चन चल रहे हैं कि आज़म खान साहब किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे या अपना नया दल बनाएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है कि कोई दूसरा दल बनाने की नौबत आए। क्योंकि अभी जो हाँ नाराज़गी की कुछ बातें उनके लोगों की तरफ से सामने आई हैं, लेकिन अभी हमारे नेता माननीय आज़म खान साहब ने ऐसा कोई बात नहीं कही है कि जिससे कि इस चीज़ की बात की कोई पूरी तरह से क्लियर हो सके अभी। तो इसलिए अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि आज़म खान साहब के उसमें जाएंगे। हमें तो पूरा यकीन ये है कि आज़म खान साहब जो है समाजवादी पार्टी के अंदर ही रहेंगे और समाजवादी पार्टी के अंदर ही अपनी लीडरशिप को बरकरार इंशाअल्लाह ताला रखेंगे। हमारी दुआ भी है और हमारे दादा मोहतरम बख्श साहब की तरफ से इस चीज़ की कोशिश भी होगी कि माननीय आज़म खान साहब बड़े नेता हैं कि वो समाजवादी पार्टी में रहें और यहीं लोगों की खिदमत को और अपनी नुमाइंदगी को बरकरार रखें। तो जी भाई, ये काफ़ी सवाल थे जो हमने पूछे और आपने बहुत अच्छे ढंग से जवाब दिया। तो अब हम इंटरव्यू के एंड में आ चुके हैं। जी भाई, पूरे देश के नौजवानों को आप हमारे चैनल के ज़रिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले ये अपने पूरे देश के जो नौजवान हैं, क्योंकि मैं भी नौजवान हूँ और एक विधायक बनने का मुझे मौका मिला है, मैं यही सबसे पहले ये पैगाम दूंगा कि आप सब लोग कोशिश कर हैं कि अपने अच्छे से अच्छी जो एजुकेशन हो सकती है उसको हासिल करने के लिए ये नहीं सोचें कि मतलब कि हम अगर इस टाइम बेरोज़गारी बहुत है, ये हकीकत है। बीजेपी की आरएसएस की नीतियों की वजह से इस देश के अंदर बेरोज़गारी बहुत बढ़ रही है, लोगों का रोज़गार मिलने की जगह छिन रहा है। लेकिन ये नहीं सोचना होगा हमें कि हम सिर्फ रोज़गार हासिल करने के लिए पढ़ाई करनी है, क्योंकि पढ़ाई करने से ही कोई भी व्यक्ति इंसान बनता है और इसलिए हमें तालीम की बेपनाह ज़रूरत होती है। अगर आप तालीम हासिल करोगे, चाहे आप रोज़गार का नौकरी करें, चाहे आप राजनीति करें, चाहे खेल के मैदान में जाएं, चाहे आप खेती बाड़ी क्यों नहीं करें, लेकिन तालीम हासिल ज़रूर करें। उससे आपका एक अलग ही इमेज और आपको मौका मिलेगा जिससे कि आप लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। दूसरी चीज़, जो बीजेपी आरएसएस के लोग हैं जो इस समय सिर्फ नफ़रत की राजनीति जो कर रहे हैं, वो आपस में आप लोग किसी के हमदर्द नहीं है। अगर हिंदू समाज के लोग ये सोचे वो हमारे हमदर्द है, तो ये उनकी गलतफहमी है, भूल है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुस्तकबिल, अपने भविष्य को बनाने के लिए इस टाइप के हथकंडों को अपना रहे हैं। आप लोगों को समझना होगा। अगर आप लोग आज नहीं समझोगे, अपने देश को अपनी आंखों के सामने टूटता हुआ देखोगे, श्रीलंका बाकी दूसरी जगह जो सूरत हाल हो रही है, हम अपने देश से हम भी इतनी मोहब्बत करते हैं जितने कि दूसरे धर्म के लोग करते हैं। हमारा मज़हब इस्लाम भी ये पैगाम देता है कि आप जिस देश के अंदर रहते हो उसकी मिट्टी से आपको प्यार होना चाहिए। लेकिन हमारे जब देश आज़ाद हुआ था तो हमें इस चीज़ की सफाई देने की ज़रूरत नहीं है कि कितने सारे हज़ारों लाखों लोग हमारे इस देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए हैं। अगर हमें इस देश से मोहब्बत नहीं होती तो 1947 में ही हम लोग पाकिस्तान, हमारे बुजुर्ग चले गए होते। हमें इस देश की से मोहब्बत है और मैं नौजवानों से दरख्वास्त करूँगा, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, कि वो इन बीजेपी आरएसएस के बहकावे में नहीं आए, बल्कि इन लोगों से
को सबक सिखाने का काम कर रहे हैं, जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं और आने वाले वक्त में इनके बहकावे में आकर करके वोट देने का काम नहीं करें। जी भाई, आपने अपने बहुत कीमती वक्त में से हमें थोड़ा सा वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कीमती वक्त भाई मेरा नहीं, आपका भी कीमती वक्त है, सभी का वक्त कीमती होता है। आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरा जो भी इंटरव्यू लिया है मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, और इंशाल्लाह जो मैंने आप लोग से आपके चैनल के माध्यम से जो भी बात कही है मैं उस पर बखूबी पूरी तरह से अमल करूँ, इसकी मेरा पूरी तरह से प्रयास रहेगा और इंशाल्लाह करूँगा। शुक्रिया जी आप।